Hello everyone, welcome to my channel Learning with Concept by PS. So today we are here to discuss NCERT Science class 9th chapter 3. It will be lecture 3 in which we are going to discuss about valency. Here we are going to discuss about every detail and every concept about valency. So let's start. Valency. Valency क्या होता है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. ओके, कंबाइनिंग कैपेसिटी से आप क्या समझते हो? एक एटम जब दूसरे किसी एटम से मिलकर मॉलिक्यूल या फिर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, सो इट जस्ट कंबाइन विद अनदर एटम टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. तो एटम कंबाइन करते समय किसकी हेल्प से कंबाइन करता है? इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? एक्चुअली इट इज़ द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम विच रिएक्ट विथ अनदर इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके से वो कितने इलेक्ट्रॉन की हेल्प से वो पर्टिकुलर दूसरे एटम से कंबाइन करता है, वो उसकी वैलेंसी डिसाइड करता है. देखते हैं, वैलेंसी जो वर्ड है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है? वैलेंस शेल से. वैलेंस शेल से आप क्या समझते हो? आपको अभी पिछले लेक्चर या पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, जो लेक्चर 2 था इसी चैप्टर का, उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि जो हमारे एटम्स होते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. और न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास क्या होते हैं? कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, है ना. या फिर ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं? शेल भी बोलते हैं. उस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड करते हैं. तो कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं, कई सारे शेल्स होते हैं. तो उनमें से जो सबसे बाहर की ओर जो शेल होती है, उसको हम आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट बोलते हैं. अदरवाइज इट इज ऑल्सो नोन एज वैलेंस शेल. तो देखिए, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड अ वैलेंस शेल and the number of electron present in that shell determines the valency. तो वैलेंसी हमको अगर किसी पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट की जाननी है तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि सब पर्टिकुलर जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट या शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी शुड नो. जैसे एग्जाम्पल देखें, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबसे बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. वैसे तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे बांटते हो? सबसे पहला वाला जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, उसकी एनर्जी ही मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है. फिर दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 8. दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं. तो 2 + 8 कितना हो गया? 10. बचा कितना? 1. मतलब लास्ट वाले में कितना चला जाएगा? 1. तो इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट शेल में 2 हैं, दूसरे वाले शेल में 8 है और तीसरे वाले शेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है. तो आउटर मोस्ट कौन सा कहलाएगा? ये थर्ड वाला जो शेल है. तो ये हमारे पास कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन है. तो अगर सोडियम के सबसे बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो किसी और को कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है. 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये जो सोडियम एटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. ऑक्टेट क्यों? क्योंकि अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब बाहर वाले शेल में कितने बचे? 8 बचे. तो 8 यानी जब भी किसी सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेट. क्या बोलते हैं? ऑक्टेट. ये ऑक्टेट क्या होते हैं इसको समझेंगे. पहले आप ये जानिए कि सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई. तो 281 ये सोडियम का क्या कहलाया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाया. किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर एक शेल में बांटते हैं, अटेन करवाते हैं कि पर्टिकुलर एक जो शेल है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकता है. इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं 2n². 2n² क्या होता है? जिसमें n = नंबर ऑफ शेल. अगर हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में हम कितने शेल वो करते हैं? 2 × 1² = 2. मतलब सबसे पहले वाले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेकेंड वाले में क्या होगा, सेकेंड वाले में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 ज़ा 8, तो सेकेंड वाले शेल में होगा 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे थर्ड शेल में होना चाहिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 होने चाहिए। बट हम यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम देखते हैं 8, ऑक्टेट यानी 8 होता है, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने में एक्सेप्ट फर्स्ट वाला, केवल फर्स्ट वाला शेल ऐसा होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसलिए वहाँ पर हम डुएट रूल फॉलो करते हैं। बट सेकेंड शेल से जो हमारा रूल फॉलो होता है वो होता है ऑक्टेट। ऐसा हम क्यों देखते हैं कि ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट स्टेट को अटेन करने से किसी भी इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम स्टेबिलिटी आती है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी में देखते हैं। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू बी स्टेबल। आप सभी स्टेबल होना चाहते हो, है ना। हम ज़्यादा अर्निंग करके, एक अच्छा घर खरीद के, अच्छी एजुकेशन देके, अच्छी सोसाइटी में रह के अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, है ना। वरना हमारा मन उथल पुथल होता रहता है कि हम कमज़ोर हैं, कम हैं। तो फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली, ये सारी चीज़ों में जब हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ चीज़ें, इनफ चीज़ें प्रेजेंट होती है तो हम स्टेबल कंडीशन में होते हैं। सेम इसी तरीके से जो एटम है वो भी अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबलाइज करना चाहता है। सो टू अटेन द स्टेबिलिटी इट मस्ट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन से आप समझ गए, द वे इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अलग अलग शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बटे हुए हैं, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो वो किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं, जिसमें इट मस्ट कंप्लीट एन ऑक्टेट। इसमें देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम। ये दो एटम हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स जो हमें नोन है, उस 118 में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, 2 एटम्स ऐसे हैं, एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक हीलियम हो गया, जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते ही 2 हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फिर सेकेंड शेल में जाने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि पहले ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो जाते हैं। तो सेकेंड शेल में जब जाते ही नहीं है तो हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो करने की बात ही नहीं आती। थर्ड पॉइंट देखिए, इफ द आउटर मोस्ट शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन देन द एटम इज सेड टू हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट। और जिसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है तो वो एटम कैसा कहलाएगा, स्टेबल एटम कहलाएगा। तो आखिर ये स्टेबिलिटी होती कैसे है, ये कंप्लीट ऑक्टेट बनता कैसे है, क्योंकि अभी अपन ने देखा सोडियम, सोडियम में क्या कंप्लीट ऑक्टेट था क्या आउटर मोस्ट शेल में, बिल्कुल नहीं, उसके पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था। मतलब एक के बाद अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड होंगे तब जाके उसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट होगी। तो हम क्या करते हैं, बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। नोट डाउन दिस पॉइंट, बाय गेनिंग, losing or sharing the electrons of the atom complete their outermost orbital and make an octet। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से करिए, हमारा वैलेंसी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसी बात पर डिपेंड करता है। या तो हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, या फिर लूज़ करते हैं, या फिर शेयर करते हैं। इस गेनिंग, शेयरिंग और लूजिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हमारी केमिकल रिएक्शन अकर करती है। तब भी किसी एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है, तब भी क्या प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर, लूज या गेन करता है। ये कॉन्सेप्ट आपने ऑक्सीडेशन
के कंडीशन में, जब आप 10th में एक पर्टिकुलर तरह की रिएक्शन पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वहाँ पे भी आप ये जानोगे कि ऑक्सीडेशन के दौरान किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लूज होता है या फिर गेन होता है। तो the number of electron gained, shared or lost during any chemical reaction determines the valency of atom. Thus, valency is called, इसलिए हम वैलेंसी को क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो जो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन थी, वैलेंसी इज कॉल्ड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और एटम। तो वो वैलेंसी क्यों, कैसे आई कंबाइनिंग कैपेसिटी? क्योंकि पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन, शेयर और लूज होता है, जिसके कारण वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाता है, इसलिए हम लोग वो बोलते हैं कि वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाती है। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, कितने शेयर होंगे और कितने लूज होंगे, वो उसकी वैलेंसी को डिसाइड करता है। तो देखिए, एग्जाम्पल से हम समझते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में आप देखिए, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। एक और हाइड्रोजन एटम है, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, हमें पता है मैक्सिमम फर्स्ट जो शेल होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन अटेन कर सकता है? 2। यानी मैक्सिमम कैसे आएगी? जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी तो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों मिलकर अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। शेयर करने से क्या हुआ? देखो, अगर ये पूरा दे देगा हाइड्रोजन एटम, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, तो जनरली ये देता नहीं है। और अगर ये ले लेता तो दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम के पास नहीं बचते, इसलिए ये लेता भी नहीं है। इस केस में ये क्या करेगा? इस केस में ये शेयर करेगा। शेयर करने से क्या हो गया? अब दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन होने से इस शेल में वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन हो गई उसकी। तो इस तरीके से हमारी हाइड्रोजन गैस बनी। तो मतलब किसी नए कंपाउंड का, 2 हाइड्रोजन एटम से हमने एक नया हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया। तो किसी नए कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान जब 2 एटम कंबाइन किए, तो कंबाइनिंग के टाइम पर कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया? एक इलेक्ट्रॉन ने। एक हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन ने किया? एक ने किया, इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे ही अगर आप देखते हो सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम में हमने देखा फर्स्ट शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सेकेंड शेल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 8 10। पर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। एटॉमिक नंबर 11 होना यानी उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो तीसरा वाला एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ। अरे ये तो बहुत अनस्टेबल है। वैसे भी कोई भी चीज़ जब अकेले होती है, उसका कोई पेयर ही नहीं है, तो वो अनस्टेबल तो होगा। तो ये क्या करेगा? ये चाहेगा कि अब मुझे स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए वो कंबाइन करेगा। कैसे कंबाइन करेगा? देखेगा कि चलो मैं किससे कंबाइन करूं, तो इसको एक और मिल गया, क्लोरीन। क्लोरीन एटम, तो अब क्लोरीन एटम क्यों कंबाइन करेगा सोडियम से? देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 के लिए क्या हुआ? सबसे पहले शेल में 2 हो गए, सेकेंड शेल में 8 हो गए, तो 2 + 8 10। 10 के बाद कितने बचते हैं? 7। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर अभी एक मिसिंग है। तो क्लोरीन को एक की ज़रूरत थी और सोडियम बोला कि मेरा ये एक बड़ी आसानी से ले लो, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनने से तुम्हारा भी काम हो गया और मेरा भी काम हो गया, मैं भी स्टेबल हो गया। और क्लोरीन बोला मैं भी स्टेबलाइज हो जाऊंगा। तो सोडियम ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि सोडियम ने एक लॉस कर दिया और क्लोरीन ने एक गेन कर दिया। तो इस तरह से सोडियम की वैलेंसी हो गई 1 एंड क्लोरीन की भी वैलेंसी हो गई 1। बट यहाँ पर बात आती है देने और लेने की। जब बात देने और लेने की आती है, तो एक बात दिमाग में हमेशा ध्यान रखिए, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। देने वाला क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। भले यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई,
तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो क्या चीज़ कम हो गई, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो ज़्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव का ज़्यादा हो गया। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई +1। और क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, क्लोरीन के पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, नेगेटिव चीज़ एक्स्ट्रा आ गई। जब नेगेटिव चीज़ एक्स्ट्रा आती है तो उसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से क्लोरीन की वैलेंसी हुई -1 एंड सोडियम की वैलेंसी हुई +1। तो अब आई थिंक इट इज़ क्लियर कि हम वैलेंसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों बोलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं आगे का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेल्प्स टू फाइंड द वैलेंसी। ये पॉइंट अब आप सभी को क्लियर हो गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो वैलेंसी फाइंड करने में हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना आप सबको बहुत ज़रूरी है। आप 9th क्लास में हो तो 9th क्लास में एटलीस्ट 1 से लेके 30 एटम्स तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रटे हुए होने चाहिए, लर्न बाय हार्ट। तो हम इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे आगे चल के, जब हम हमारे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में प्रिपेयर करूँगी जिसमें एक्सरसाइजेज इंक्लूड होंगी। जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम कुछ एक्सरसाइज भी लेंगे जिसमें हम ये प्रैक्टिस करेंगे। टिल दैट आप ये प्रैक्टिस करके रखना, तब मैं आपका टेस्ट लूँगी। सेकेंड केस देखिए, वैलेंसी जनरली कैलकुलेटेड एज, तो ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेल्प करता है। तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है। या तो हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट गिन लेते हैं तो हमें वैलेंसी पता चल जाती है। जैसे सोडियम के केस में क्या था, सबसे बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन था तो एक वैलेंसी हो गई। हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन था, एक वैलेंसी हो गई। इसी तरीके से हम फर्दर देखेंगे, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी 2 वैलेंसी, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी 3 वैलेंसी, जिसके 4 होते हैं उसकी 4 वैलेंसी। बट स्टॉप, जिसका 5 होता है उसकी वैलेंसी 5 नहीं होती, उसकी वैलेंसी क्या होती, 8 - 5 होती है। तो देखिए ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि इफ़ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन और इक्वल टू 4, अगर बाहर वाले शेल में हमारे पास आइदर 1, 2, 3 या 4 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तब तो हमारी वैलेंसी डायरेक्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाती है। बट अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 तक ही हमको वो करना है, क्योंकि हमको मेन ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, तो 8 तक अगर होती है तो हमारे उस टाइम पे वैलेंसी 5, 6, 7, 8 नहीं होती, हमारी वैलेंसी क्या हो जाती है, 8 - 5, या 6 में क्या हो जाती, 8 - 6। तो 8 - 5 यानी 3 वैलेंसी, 8 - 6 यानी 2 वैलेंसी, 8 - 7 यानी 1 वैलेंसी। और एक नई बात आई, 8 - 8 यानी 0 वैलेंसी। तो एक बात आप अपने दिमाग में और बिठा लीजिए, 0 वैलेंसी भी हो सकती है। तो 0 वैलेंसी किसकी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 0 वैलेंसी किसकी होती है, जनरली हमारी नोबल गैसेस की होती है। ऑलरेडी हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स भी होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखते हैं तो जो बाहर वाला शेल होता है वो पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें ऑक्टेट रूल ऑलरेडी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो उस वाले को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, उस वाले को हम कहते हैं 0 वैलेंसी। क्यों, क्योंकि वे कंबाइन ही नहीं करते, वो ऑलरेडी स्टेबल है। जब कोई ऑलरेडी स्टेबल है, जिसके घर में चाय बनाने के लिए चाय पत्ती भी है, शक्कर भी है, दूध भी है, पानी भी है, तुलसी पत्ती भी है ना, तो ये सारी चीज़ें जब अवेलेबल है तो क्या कोई पड़ोसी के घर का रिश्ता बनाने जाएगा, कुछ मांगने के लिए जाएगा, नहीं, क्योंकि अपने घर में ही सब कुछ है। जब अपने घर में किसी चीज़ की कमी होगी या कोई चीज़ ज़्यादा होगी तभी तो हम आस पड़ोस वालों से मिलकर उसको शेयर, गेन या लूज़ करेंगे। बट जब ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है, स्टेबल हैं हम, तो हमें किसी से कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब आप ये बात समझ में आ गई कि वैलेंसी किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 तक है तो वैलेंसी एज इट इज़ हो जाती है, बट इन केस अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाती है। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे देखिए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। उसके लिए आप लास्ट वाला वीडियो देखिए 8। तो 8 में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैसे बटेंगे, सबसे पहले 2 एंड सेकंड नंबर में 6, तो 2 और 6, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी कैसे हो जाएगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 1। ऑक्सीजन की क्या 6 वैलेंसी लिख सकते हैं, नहीं। हमने क्या पढ़ा है कि अगर 4 से ज़्यादा होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस यानी सबसे बाहर वाले शेल में अगर 4 से ज़्यादा होते हैं तो उस केस में हम उसको 8 से माइनस करते हैं। तो 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 1। ओके, दैट्स वेरी गुड। अब हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी शेयर की है। नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स की आप और नोट डाउन करके याद करेंगे, दैट इज अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। तो देखिए नेम ऑफ द वैलेंसी में, नेम ऑफ द एलिमेंट में हाइड्रोजन, सिंबल क्या होता है H, वैलेंसी कितनी होती है 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये जो 1 से लेके 20 तक है, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर डिनोट कर रहे हैं। ओके, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो देख, हीलियम में कितने एटॉमिक नंबर हो गए 2। जब 2 हो गए तो पहले वाले शेल में कितने हो जाएंगे 2। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी पहली वाली शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, यानी कि हीलियम एक स्टेबल, ऑलरेडी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, तो उसे किसी से कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जब कंबाइन ही नहीं करेगा तो क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो वैलेंसी कितनी हो गई 0। लिथियम की वैलेंसी हो गई 1, बेरिलियम की हो गई 2। आप पता भी कर सकते हो, जैसे बेरिलियम का हो जाएगा 2 2, जब 4 है तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लास्ट वाले शेल में 2, तो वैलेंसी हो गई 2। बेरिलियम बोरोन की हो गई 3, कार्बन की हो गई 4, नाइट्रोजन की हो गई, देखिए 4 के बाद अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो नाइट्रोजन की हो गई 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियॉन की 0। तो देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी फिर 3 हुआ, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हुआ, फ्लोरीन का 1 और नियॉन का 0। अगेन नियॉन का 0 कैसे हुआ, क्योंकि उसमें कंप्लीट ऑक्टेट है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इस तरीके से 2 और 8 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबलाइज है, तो इसे ना ही गेन करने की ज़रूरत है, ना लूज ना शेयर, तो इस तरीके से इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 0 हो गई। तो इसी तरीके से सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फॉस्फोरस की 3, तो इस तरीके से ये वैलेंसी हो गई। इसको हम रिमेंबर करेंगे। इसमें आप देखिए एक पर्टिकुलर रिदम फॉलो हो रही है, किस तरीके से, अगर 1 से लेके अगर आपको 30 तक वैलेंसी लिखने के लिए आता है, वैसे लिखने के लिए आता नहीं है पर लर्न करना है, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, 0 1, 0 से स्टार्ट नहीं है 1 से स्टार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 0 1 2 3 4, उसके बाद फिर से आ जाता है 3 2 1, 3 2 1 के बाद फिर उसके बाद अब स्टार्ट करोगे 3 2 1, फिर उसके बाद 0 1 2 3 4 3 2 1, 0 1 2 3 4 3 2 1, 0 1 2 3 4 3 2 1। तो इस तरीके से आपकी ये वैलेंसीज हो गई। आप इसको फर्दर कितने भी नंबर ऑफ एटम्स तक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होने के बाद, तो ये चीज़ अब अपन ने पढ़ ली, वैलेंसी में शो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, gains electron it has extra negative charge and form negative ion, thus show negative charge valency। तो आपने क्या देखा ऑक्सीजन के केस में, हमने पहले भी देख रखा था कि
वैलेंसी की चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, किस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे कि गेन होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो लॉस के केस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो हमारे पास एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन आ गया है। नेगेटिव आयन आने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज वैलेंसी शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था कि 2 और 6 होने की वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, किसी और एटम से गेन करेगा। क्योंकि उसको 6 इलेक्ट्रॉन देना कठिन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी पड़ेगा। क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ज़्यादा हो गया ना 6, और 2 फिर भी लेना थोड़ा इजी पड़ेगा, तो इस वजह से ऑक्सीजन ले लेगा और उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए सोडियम का। सोडियम में हमने देखा कि सब बाहर वाले शेल में एक होता है, तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट होगा, बट 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ईजी होगा। तो इस वजह से सोडियम क्या कर लेता है, दे देता है। तो व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट हैज़ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव चार्ज कैसे हो जाता है, आप देखिए पहले सोडियम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, 11 प्रोटॉन्स थे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, वो भी 11 थे। जब वो एटम था, न्यूट्रल था, हमने पढ़ा था ना एटम न्यूट्रल होता है, तो दोनों के पास 11 है। बट जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो अब इसके पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 10 बचे, और प्रोटॉन कितना बचा, 11। तो मतलब प्लस चार्ज ज़्यादा है, माइनस चार्ज की डेफिशिएंसी हो गई, तो हमारे पास वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज मोर देन 4, ज़्यादातर जिसमें 4 से ज़्यादा होते हैं, देन इट टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी 4 से ज़्यादा है तो उसको लगता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए ताकि हमारी ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो जाए, तो वो लेते हैं, इसलिए उनकी चार्ज क्या होती है, -1, माइनस होता है, -1 नहीं, माइनस चार्ज होता है वैलेंसी में। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज लेस देन 4, अगर लेस देन 4 है देन इट टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, उनको लूज करना ज़्यादा इजी लगता है एज कंपेरिजन टू लेना, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, इसलिए वो लूज कर जाते हैं। लूज करने से उनके पास जो चार्ज आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव आता है। तो ध्यान रखिएगा, लेस देन 4 में पॉजिटिव और मोर देन 4 में नेगेटिव। ये देखिए हमें पता है टोटल 118 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। उन 118 एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं, जो कि आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। तो उनको अरेंजमेंट इस तरीके से होता है हमारा कि जितनी भी जिसकी +1 वैलेंसी होती है वो फर्स्ट ग्रुप में आ जाते हैं, जिसकी +2 वैलेंसी होती है वो सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं, उसके बाद थर्ड ग्रुप में +3 वैलेंसी वाले, फोर्थ ग्रुप में +4 या -4 दोनों में से कोई भी वैलेंसी हो सकती है, फिफ्थ ग्रुप में -3, अगेन हम फिर माइनस की ओर जाते हैं, -3 वैलेंसी, जैसे हमने पढ़ी ना 1 2 3 4, अगेन 3 2 1, फिर 0 1 2 3 4 3 2 1 0, ये राउंड क्लॉक चलता रहता है। तो -3 में फिफ्थ ग्रुप वाले, तो फिफ्थ ग्रुप में क्या हो जाता है, हम -3 इसकी निकालते कैसे हैं, आपको पता है, इसका फॉर्मूला अपन ने डिस्कस कर रखा है, 8 - 5, 8 - 5 = 3, ये -3 होगा, 8 - 6 -2 होगा, 8 - 7 -1 होगा, 8 - 8 0। तो ये हमने डिस्कस किया है कि जितनी हमारी नोबल गैसेस होती हैं, ये बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये हमारी नोबल गैसेस होती हैं, इनकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबलाइज रहते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप नोट डाउन कर सकते हो इनके एटॉमिक नंबर पता करके, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारी वैलेंसी टेबल है, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट की भी टेबल कहते हैं, जो कि आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। देखिए, तो अभी तक हमने वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया, उसका कॉन्सेप्ट देखा, कैसे उसको निकालते हैं। अब हम कुछ पर्टिकुलर वैलेंसीज को देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती है, या फिर जब आपको केमिकल फार्मूला बनाना है तो केमिकल फार्मूला को कैसे बनाते हैं उसमें इन वैलेंसी का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कैसे, जैसे एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट जो कि अपनी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, वो जनरली क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव कैटायन। अपन को पता है ना, आयन जब भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है तो वो आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो जो आयन है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन कहलाता है, नेगेटिव है तो एनायन। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैटायन के सिंबल्स और वैलेंसी। H+ की वैलेंसी होती है +1, सोडियम Na+ की वैलेंसी होती है +1, K+ यानी पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1। इसी तरीके से मैग्नीशियम, बेरियम, निकल, कैल्शियम, जिंक और
मैंगनीज की वैलेंसी +2 होती है, यानी कि वो बाईवैलेंट होते हैं। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, बोरोन की वैलेंसी +3 होती है, यानी कि वो ट्राईवैलेंट होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे कैटाइंस भी होती है जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी देखी जाती है, और एक से ज़्यादा वैलेंसी देखे जाने पर उसका जो नाम होता है उस पर भी असर पड़ता है। उसके नाम में, जैसे गोल्ड की वैलेंसी अगर +1 है तो उसका नाम ऑरस होता है, ये इसके लैटिन नेम पर डिपेंड करता है। और अगर ऑरिक नेम है, आपने सिंबल भी देखा है AU होता है गोल्ड का, तो वो कहाँ से आया, उसके लैटिन नेम ऑरस से। तो कम वाली वैलेंसी में जो OUS ऐड हो जाता है, और जिसकी ज़्यादा वैलेंसी होती है इसमें IC ऐड हो जाता है। देखिए, और एक IC ऐड हो गया तो यानी +3 वैलेंसी है। सिल्वर में 2 वैलेंसी होती है, 1 और 2। तो 1 वाली की अर्जेंटस, 2 वाली की अर्जेंटिक। मरकुरी में दोनों में 2 वैलेंसी होती है। ये बहुत थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल है, इसलिए इस एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से याद कर लो। मरकुरस का जो फॉर्मूला होता है वो Hg2+, यानी मरकुरी मॉलिक्यूल फॉर्म में आयन है। ये रेयर केस में देखने को मिलता है, बट बहुत ही एक्सेप्शन केस है ये। तो Hg2+, कभी भी हमारे जो आयन्स होते हैं वो हमेशा एटम के फॉर्म में होता है। मरकुरी फॉर्म में वो आयनिक फॉर्म में नहीं होता, बट मरकुरस एक ऐसा एग्जाम्पल है। तो इट इज़ अ मॉलिक्यूलर आयनिक, क्योंकि मॉलिक्यूल है मतलब वो स्टेबल हो गया, बट नहीं, वो अभी भी आयन फॉर्म में है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है मरकुरी फॉर्म में आने के, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आने के बाद। तो इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। और मरकुरस हो चाहे मरकुरिक, दोनों की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो इसको आप स्टार पॉइंट कर लीजिए, और ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जो टीचिंग वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं हमारे, उसमें भी ये पूछा जा सकता है, रेलवे में, MPPSC जिसमें साइंस आती है, अगर वैलेंसी का कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से वो उठा सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस है। मरकुरी का Hg2+ जब नॉर्मल होता है तो वो 2 वैलेंसी होता है। कॉपर में क्यूप्रस +1 वैलेंसी यानी क्यूप्रस, और +2 वैलेंसी यानी क्यूप्रिक। आयरन में +2 यानी फेरस, और +3 यानी फेरिक। ओके, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ और हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कोबाल्ट का 3 और 2 होती है, तो ज़्यादा वाली कोबाल्टिक और कम +2 वाली कोबाल्टस। प्लम्बिक का +4 और प्लम्बस का +2, यानी लेड की होती है। टिन को हम बोलते हैं स्टेनस। तो अगर +3 है तो स्टेनिक, और +2 है तो स्टेनस। जो लेड में +4 वाली वैलेंसी होती है बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलती है, बट इसको भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो ये जो वैलेंसी जो मल्टी वाली है, तो इनको हम 1 से 2 बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको बार बार 2 या 3 बार एक पेपर में चिपका के, जहाँ भी आप सोते हैं तो उस वॉल में आप चिपका सकते हैं, और उसे 2-3 बार अगर आप देखते हैं तो ये ध्यान में रहेगी आपके। और ये ध्यान तब काम कब आएगी, जब हमें केमिकल फार्मूला बनाना होगा, तो इन्हें याद करना ज़रूरी है। इसी तरीके से कैटायन के बाद हम एनाइन की डिस्कस करते हैं। एनाइन यानी जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनका सिंबल माइनस होता है। जैसे इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हमने देखा था, ये हैलोजेंस होते हैं, तो इनकी वैलेंसी होती है मोनोवैलेंट -1। आयोडाइड और ऑक्साइड और सल्फाइड, इसमें देखिए जितने भी हमारे एनाइन हैं, तो इसमें ऐड क्या हुआ है, क्या वर्ड ऐड हुआ, ID। अगर ID नोटेशन लास्ट में ऐड होता है वर्ड में, तो ध्यान रखिएगा उसकी वैलेंसी माइनस में ही होगी, वो एनाइन ही कहलाते हैं ID वाले। ठीक है, IDE। फॉस्फाइड की -3, नाइट्राइड की -3, ऑक्साइड की -2 एंड सल्फाइड की -2। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं जो हम ये बोल सकते हैं जो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, और ओवरऑल कंबाइंड की एक वैलेंसी होती है। जैसे NH4 पूरा कंबाइंड है, पर यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अलग अलग वैलेंसी ना होके कंबाइंड वैलेंसी है 1 +1। तो इस तरह के आयंस को हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। इसको हम रेडिकल्स भी बोलते हैं। तो रेडिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेडिकल वो होते हैं जो कि काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, जिनमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उन्हें रेडिकल्स बोलते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ हम रेडिकल वाला पार्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये रेडिकल की तरह कब बिहेव करते हैं ये हम बाद में देखेंगे, बट अभी हम फिलहाल इनकी वैलेंसी देखते हैं। एमोनियम की +1, हाइड्रोक्साइड की -1, नाइट्रेट की भी -1, नाइट्राइड की -1। देखो 8
जब भी वर्ड एट या आइट जुड़ता है, ATE एट या ITE आइट जुड़ जाता है, तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जैसे सल्फेट, सल्फाइड, बाईसल्फेट, बाईसल्फाइड, कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, क्रोमेट, क्रोमेट। देखिए सबके साथ क्या ऐड है? ऑक्सीजन ऐड है। तो ये हमारे क्या होते हैं? ऑक्सीजन ऐड है। इसकी वजह से इनके साथ जो सिंबल लास्ट में जुड़े हुए हैं, एट और आइट जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए, एक बात और, कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है मन में कि मैम ये बनते कैसे हैं, मतलब ये कैसे फॉर्मेशन होता है या इनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं हम पॉलीएटॉमिक की। ये तो बात हो गई रटने की, बट कभी कभी चीज़ें रटने में काम नहीं आती, हमें निकालना अगर हो गया, अगर हमें भूल गई है वैलेंसीज, कन्फ्यूज़ हो गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं? देखिए बच्चों, जैसे अगर हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्साइड में क्या हुआ? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2 नाइट, और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? +1। यहाँ हम इनकी वैलेंसी को ऐड कर देते हैं, -2 +1। तो जब हमने बीच में प्लस का साइन लगाया तो आपको पता है प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस करेंगे 2 में से 1 को तो बचता है 1, और साइन कौन सा होगा? माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो -1। तो इस तरीके से हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 हो गई। इसी तरीके से आप एमोनियम की ले लेते हैं, तो एमोनियम में नाइट्रोजन की वैलेंसी और हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की होती है 1, पर यहाँ पे H4 प्रेजेंट है, तो 1 × 4 कितना हो जाएगा? 4। और नाइट्रोजन में कितना हो गया? नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर क्या लेंगे? 5। तो 1 4 ज़ा और 5 ज़ा, तो हम दोनों के केस में साइन क्या लग जाएगा? प्लस। प्लस करेंगे ना दोनों को, ये 4 और 5 दोनों को हम क्या करेंगे? अच्छा, नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 3 होगी, एमोनियम के केस में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी। तो यहाँ पे 4 और 3 है, दो -3, तो -3 और 4, तो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी सिंबल क्या हो जाएगा? -3 + 4, तो +1 बचेगा। 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो 1 बचता है, और साइन किसका लेंगे? जिसके ज़्यादा वो है, तो यहाँ पे ज़्यादा वाला क्या था? प्लस साइन था, इसलिए हमारी वैलेंसी +1 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से जब नाइट्रेट लेते हो बच्चों, तो नाइट्रेट के केस में, क्योंकि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ध्यान रखिएगा उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। और यहाँ जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना था? 2 थी, बट 2 3 के साथ ऐड हुआ, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ 6 हो गया। तो यहाँ अगेन जब हम माइनस करेंगे, 6 - 5 1 होता है, यहाँ पे +5 लेते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी -6, तो हमारे पास साइन क्या हो जाएगा? -1। तो इस तरीके से नाइट्रेट नाइट्राइट की -1 होता है, सल्फेट सल्फाइड की -2 होता है। ठीक है, तो ये था हमारा वैलेंसी वाला पार्ट। हमने सभी तरह के वैलेंसी को शेयर किया, उसके डेफिनेशन समझे, कॉन्सेप्ट समझा, किस तरीके से उसमें चार्ज आता है ये भी समझा, अलग अलग कैटाइंस, एनाइंस, पॉलीएटॉमिक आइंस की वैलेंसी समझी, ये सारी चीज़ें डिटेल। इसी तरीके से हम आगे भी डिटेल में वीडियो बनाते जाएंगे। इन वीडियोस को अच्छे से अपने तक पहुंचने के लिए मेरे चैनल को लर्निंग विद कॉन्सेप्ट बाय PS को सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी NCERT के जो भी नेक्स्ट वीडियोस मैं डालती हूँ वो आप तक पहुँचते रहेंगे। 9th के अलावा 10th क्लास के भी वीडियोस मैं डालूँगी। So like and share the video if you like it. Study well and have a nice day.